आज के डिस्कस का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह एक बहुत ही विशिष्ट और अनूठा टॉपिक है जिसके बारे में सबको जानने की आवश्यकता है कि भारत का संविधान कैसा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान के लक्षण क्या है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है। वास्तव में देखा जाए तो भारत का संविधान संसार का एक अनूठा संविधान है। भारतीय संविधान को हम बैग ऑफ बोरोइंग यानी उधार ली गई वस्तुओं का थैला नहीं कह सकते। संविधान निर्माताओं ने बहुत विचार करके, चिंतन करके, मनन करके, अनेक प्रकार की सभाओं के द्वारा एक आदर्श, व्यवहारिक और देश काल की परिस्थितियों के अनुसार संविधान निर्माण करने का प्रयास किया। यानी भारत का संविधान पूरी तरह से आदर्श है। देश के सभी नागरिक इस संविधान के प्रति जो है पूरी तरह से निष्ठावान है। भारत का संविधान पूरी तरह से व्यवहारिक है क्योंकि हमने जो है अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार बनाया है। जिस तरह से देश में विविधताएं हैं, उसी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो पहली और प्रमुख विशेषता है, लिखित एवं विस्तृत संविधान की है। यह भारतीय संविधान की पहली विशेषता है। भारत का संविधान जो है पूर्णतः लिखित है और पूरी तरह से विस्तृत है। भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। भारत का संविधान अमेरिका, फ्रांस की तरह पूरी तरह से लिखित है। इंग्लैंड की तरह अंशतः लिखित, अंशतः विकसित नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 3 परिशिष्ट हैं। पूरी संसार का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। पश्चिमी विचारक आइवर जेनिंग का बिल्कुल सही कथन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट एंड बकीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान संसार का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है क्योंकि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जापान के संविधान में 103, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253। विश्व के किसी भी देश के संविधान में इतने ज़्यादा अनुच्छेद नहीं है। यानी 395 अनुच्छेद जो है विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इसलिए आइवर जेनिंग का ये कथन कि संसार का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। हमारे देश के संविधान का इतना ज़्यादा विस्तृत होने का बड़ा कारण जो है देश की विविधताएं हैं। देश की विविधताओं में एकता के दर्शन करने के लिए संविधान विशेषज्ञों ने भारत के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया। हर नागरिक, हर जाति, हर भाषा, हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समुदाय को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण का प्रयास किया और 1950 से लेकर के नवंबर 2022 तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इससे भी भारत का संविधान बहुत ज़्यादा बोझिल हो गया। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं प्रासंगिक हो चुकी थी, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन करके संशोधन के द्वारा संविधान को अद्यतन और विकसित बनाने का प्रयास किया। इसलिए भारत का संविधान संसार का सबसे विस्तृत संविधान बन गया है। भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तावना का होना है।
सबसे पहले अमेरिकन संविधान में प्रस्तावना डाली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के संविधानों में प्रस्तावना डाली गई और धीरे धीरे ये एक आदर्श परंपरा बन गई कि किसी भी देश के संविधान के निर्माण में जो है प्रस्तावना का होना आवश्यक किया गया। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है वो अमेरिकन संविधान से प्रेरित होकर ली गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले 4 शब्द वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ यूएसए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग से ग्रहण की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों का वर्णन किया गया है, संविधान के आदर्शों का वर्णन किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु राज्य है, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इसे अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करती है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, जिसके पहले 4 शब्द और अंतिम जो 9 शब्द हैं, उनसे पता चलता है कि संविधान का जो निर्माण है वो 389 सदस्यों ने नहीं बनाया, बल्कि उस समय के जो लगभग 36 करोड़ लोग थे, उन सब ने जो है इस संविधान की रचना की। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान की हमें पहचान मिलती है कि हम जो है देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की चाहते हैं, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान के आदर्श क्या है, संविधान के लक्ष्य क्या है। भारतीय संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता विदेशी संविधानों का प्रभाव है। यानी बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग, उधार ली गई वस्तुओं का थैला है। वास्तव में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग नहीं है, बल्कि विदेशों से हमने वही व्यवस्थाएं ग्रहण की है। हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने उन्हीं व्यवस्थाओं को, उन्हीं अनुच्छेदों को, उन्हीं प्रथाओं को ग्रहण किया है जो हमारे देश काल की परिस्थितियों के अनुसार है। किसी भी देश के संविधान की हूबहू नकल नहीं की। जैसे इंग्लैंड से हमने जो है संसदीय शासन प्रणाली को ले लिया है, लेकिन इंग्लैंड का जो राजतंत्र है, वहाँ की राजा या रानी का जो सिस्टम है वो हमने नहीं लिया। उसकी जगह हमने जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा डायरेक्ट जो है चुना जाता है। कानून का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। अमेरिकन संविधान से प्रस्तावना ग्रहण की हमने। अमेरिकन संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं जो अमेरिकन संविधान के बिल ऑफ राइट्स में है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं दर्जा जो है, उसकी स्थिति है, वो अमेरिकन संविधान से ग्रहण की है। लेकिन हमने अमेरिकन संविधान से जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वो ग्रहण नहीं की। कनाडा से हमने जो है संघीय व्यवस्था ग्रहण की है कि भारत एक संघीय राज्य है। शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा किया गया केंद्र और राज्यों में 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आयरलैंड के संविधान से हमने निर्देशक सिद्धांत लिए हैं जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। राज्य के नाम निर्देश है, एक प्रकार के नैतिक उपदेश है। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, यानी हमारे एमएलए या एमपी जो है, जो इलेक्टेड हैं, वो मिलकर के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑस्ट्रेलियन संविधान से समवर्ती सूची ली है, जिस पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने संकटकालीन शक्तियाँ ग्रहण की है, यानी किसी भी देश के संविधान से वो व्यवस्थाएं, वो उपबंध, वो अनुच्छेद, वो प्रथाएं हमने ग्रहण की है जो हमारे देश काल की परिस्थितियों के अनुसार है। किसी भी संविधान की हूबहू उसका सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, वो यूँ का यूँ जो है
ग्रहण नहीं किया है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है उनमें अभी भी जो है अमेंडमेंट के द्वारा परिवर्तन किया गया। भारतीय संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय शासन प्रणाली है। यानी भारत में जो शासन का स्वरूप है वो संसदीय है। इंग्लैंड को मदर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा जाता है और ये इंग्लैंड की ही देन है। भारत में लंबे समय तक इंग्लैंड का रूल रहा और उस सिस्टम को जो है विशेष करके जो 1935 का ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी को जो है एक लंबे समय तक भारत में फॉलो किया गया था। तो इंग्लैंड में जो संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें वहाँ की रानी या राजा नाममात्र की कार्यपालिका है, वैसे ही भारत में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की तरह भारत का प्रधानमंत्री भी जो है वास्तविक कार्यपालिका है, सरकार का अध्यक्ष है। मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है जो इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो लोकसभा में जो बहुमत है उसके तहत जो है उसके प्रसाद पर्यंत ही मंत्रिमंडल के सदस्य कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यानी लोकसभा के सदस्य ही मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं, जिसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहा जाता है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। भारतीय संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता एकल नागरिकता का है। भारत में सभी नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है, जिससे भारतीय की नागरिकता है। भारत में रहने वाले सभी नागरिक जो हैं वो भारतीय हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर जो है कैंटन की और देश की नागरिकता, अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता अमेरिकन है और उसके साथ वो जिस स्टेट में रह रहे हैं ओयो में या और दूसरे की स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का जो प्रोविंस है उसकी नागरिकता। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, एक संघ की नागरिकता, दूसरी वहाँ इकाइयों की नागरिकता। लेकिन भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को भारतीयता की नागरिकता है। भारत में जो आम भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि ये पंजाबी है, ये गुजराती है, बंगाली है, मद्रासी है, मराठी है, असमी है, कश्मीरी है, ये जो है स्थानीय भाषा के शब्द हैं, ये नागरिकता नहीं है। भारत में जो है इकहरी नागरिकता है, देश में रहने वाले सभी नागरिक जो है भारतीय हैं। यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की छठी महत्वपूर्ण विशेषता आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में विशाल विविधताएं हैं। समाज के अंदर जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो पिछड़ा हुआ था, उसके विकास के लिए, समाज की मुख्य धारा में उसको शामिल करने के लिए संविधान के द्वारा समाज के इन वर्गों को, जिसमें एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ी जातियाँ, इनके लिए जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय स्तर पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण, पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यों में जो राज्यों की, प्रांतों की जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें इन राज्यों की जनसंख्या में जो इनका अनुपात है उसी के अनुरूप जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी नहीं है, इसलिए हरियाणा की सरकारी नौकरियों में शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एससी की पॉपुलेशन लगभग 20% है। हरियाणा की जो राज्य नौकरियां हैं उनमें
SC के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में SC के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं और ST के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। राज्य विधानसभाओं में भी उनकी जनसंख्या के अनुरूप भी स्थान आरक्षित हैं। यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की एक अन्य जो 7वीं महत्वपूर्ण विशेषता है पंचायती राज की व्यवस्था। भारत के मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि भारत में जो है ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था हो, क्योंकि उनको पता था कि जाति व्यवस्था के कारण जो है एक जो डोमिनेंट कास्ट है, जो प्रभु जाति है, उसका जो है गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मूल संविधान है उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया ताकि समाज में सभी का जो है समान रूप से विकास हो सके। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ये व्यवस्था की गई थी जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, और पंचायती राज को एक प्रकार से वैधानिक दर्जा दिया गया। अप्रैल 1994 से पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की गई है। तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 73वें जो संविधान संशोधन उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की 8वीं महत्वपूर्ण विशेषता है द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय का मतलब है 2 सदनों वाला विधानमंडल। विधानमंडल कानून निर्मात्री संस्था। भारत में केंद्रीय स्तर पर भी द्विसदनीय विधानमंडल है और राज्य स्तर पर भी द्विसदनीय विधानमंडल है। केंद्र स्तर पर जो है निम्न सदन लोकसभा, जिसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, जिसकी अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। द्वितीय सदन राज्यसभा, जिसे उप सदन भी कहा जाता है, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है और जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 2 सदन है। प्रथम सदन विधानसभा के साथ साथ द्वितीय सदन विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। यह संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की 9वीं महत्वपूर्ण विशेषता है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत के मूल संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है उसको मत का अधिकार दिया गया। लेकिन 1988 में एक संशोधन किया गया जिसे 61वां संविधान संशोधन कहते हैं, और इस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई। और ये मताधिकार जो है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। बिना किसी जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक, अक्षत्रिय, भाषाई पक्षपात के ये अधिकार जो है सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो भारत में जिन नागरिकों की आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर है उन सबको मताधिकार प्राप्त है। ये संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता है सर्वोच्च न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है और निष्पक्ष है। यह संविधान की एक पहचान है। भारत में न्यायपालिका के कार्यों में विधान पालिका और कार्यपालिका का कोई प्रभाव नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है।
राज्यों में निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय है, और उसके ऊपर जो है नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। देश के सभी न्यायालय, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध जो है कोई अपील दलील वकील नहीं है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राजनीतिक भर्ती के आधार पर नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निश्चित है उनकी, उनका अनुभव का जो आधार है वो निश्चित है, उसी के आधार पर जो है न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी जो है किसी तरह का राजनीतिक पक्षपात नहीं किया जा सकता। संसद के दोनों सदनों का एक विशिष्ट बहुमत के द्वारा ही न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता सर्वोच्च न्यायपालिका का होना है। भारतीय संविधान की 11वीं महत्वपूर्ण पहचान जो है मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के रूप में है। भारत के मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल करके सामान्य अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसके भाग अनुच्छेद 51A में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो शिक्षा के बारे में, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में, कि भारत में प्रत्येक नागरिक जिनके बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना उनका जो है मौलिक कर्तव्य है। इसी तरह जो 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए उनमें संविधान का मान सम्मान करना, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्र झंडे का सम्मान करना, पूरी तरह से जो आज़ादी के समय जो भाईचारा, जो बंधुत्व की भावना थी उसको बनाए रखना है, वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना है, मानव स्वभाव को बनाए रखना है, मानवतावादी होना जरूरी है। देश में पूरी तरह से देश की जब भी सेवा की आवश्यकता है, सेवा करना जो है वो प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र की जितनी प्रॉपर्टी है उसको बनाए रखना भी मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने क्षेत्र में द बेस्ट करने का जो एक मौलिक कर्तव्य है। जो व्यक्ति, जो नागरिक जिस भी क्षेत्र में है वो अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम जो है करने का प्रयास करे। भारतीय संविधान की 12वीं महत्वपूर्ण विशेषता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं और ये 16 अनुच्छेद जो है राज्य के नाम एक निर्देश है, सरकार के निर्देश नाम निर्देश हैं कि सरकार इस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाएगी। इन निर्देशक सिद्धांतों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 37 के अनुसार न्याय संगत नहीं है, फिर भी हर सरकार जो है इन अनुच्छेदों को लागू करने का प्रयास करती है और यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें लोगों को विशेष करके सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जो है इन सिद्धांतों के द्वारा बल दिया गया है। भारतीय संविधान की 13वीं महत्वपूर्ण विशेषता धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला गया है उससे भारतीय संविधान की एक विशिष्ट पहचान कायम हुई है कि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना ही राज्य किसी धर्म से उसको संरक्षण देगा। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक
4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई। भारत में कोई भी नागरिक किसी धर्म को अपना सकता है, पूजा पद्धति को अपना सकता है, धार्मिक कर देने के लिए विरोध नहीं किया जा सकता, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जो है धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की 14वीं महत्वपूर्ण विशेषता संकटकालीन व्यवस्था है। यानी भारतीय संविधान व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 352 के तहत 1 मास के लिए जब देश की सुरक्षा अवस्था को खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। 356 के तहत जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और ये 2 मास तक जो है जारी रहता है। उसके बाद मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति अनिवार्य है। इसी तरह से आर्टिकल 352 में भी मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति अनिवार्य है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है कि देश के किसी विशेष भूभाग में या संपूर्ण देश की वित्तीय स्थिरता को साख को खतरा उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और ये बिना मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के 2 मास तक जारी रहती है। उसके बाद मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। तो संकटकालीन व्यवस्था जो है भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण पहचान है। भारतीय संविधान की 15वीं महत्वपूर्ण विशेषता है समाजवादी राज्य। भारत एक सोशलिस्ट स्टेट है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द प्रस्तावना में डाला गया था कि भारत में पूरी तरह से उत्पादन और वितरण के साधनों पर जो है राज्य का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होगा। और इसको बनाए रखने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्टिकल 38, 39, 43, 45 और 47 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। समाजवादी राज्य बनाए रखने के लिए, गरीब अमीर के बीच अंतर कम करने के लिए, पुरुष स्त्री के बीच आर्थिक जो अंतर है, जो भेदभाव, उसको समाप्त करने के लिए समाज में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, महिलाओं और बुजुर्गों के विशेष संरक्षण की व्यवस्था जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। तो भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का प्रयास किया गया है। ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण पहचान है, विशेषता है। भारतीय संविधान की 16वीं पहचान संयुक्त चुनाव प्रणाली है। यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने जो है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपनाया था कि हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को देगा, सिख सिख को वोट देगा। लेकिन स्वतंत्र भारत में संविधान के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की जगह जो है संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी भाषाई लोगों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का, चुनाव में वोट देने का अधिकार है। हालांकि SC ST के लिए जो है लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो सीटें लोकसभा की हो या राज्य विधानसभा की हो आरक्षित हैं, उन पर आरक्षित वोटरों के साथ साथ जो है अनारक्षित यानी जनरल जो जातियाँ हैं, जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं वो वोट डालते हैं। और जो सीटें जनरल हैं उनमें कोई SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ सकता है। और सभी जो कैटेगरीज है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, महिलाएं हो, किसी धर्म विशेष से संबंध रखते हो, सभी को जो है समान रूप से वोट डालने का अधिकार है। तो भारत में संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जो है अंत किया गया है। भारतीय संविधान की 17वीं महत्वपूर्ण विशेषता हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में। अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। और 15 वर्षों तक ये निर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले लेगी। यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके कुछ समय के बाद जो है त्रिभाषी फार्मूला भी अपनाया गया कि सरकारी जो कार्य हैं, आदेश हैं, वो हिंदी में, इंग्लिश में और साथ रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट किए जाएं। भाषा को लेकर हमेशा
जो है भारत में टकराव रहता है, विशेष करके दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाना जो है वो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण पहचान है। भारतीय संविधान की 18वीं महत्वपूर्ण विशेषता दल बदल की राजनीति पर रोक है। भारतीय संविधान में दल बदल की राजनीति पर रोक लगाई गई है। काफ़ी विशेष करके 70 के दशक में व्यापक तौर पर जो है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, व्यापक स्तर पर दल बदल हुआ था। और इस दल बदल को रोकने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 सदस्य टूट करके अलग गुट बना लेते हैं तो उस गुट को स्वतंत्र दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। उसके बाद भी जो है भारत में दल बदल की राजनीति का बोलबाला रहा। इसी तरह दल बदलू अपना जो है नियमों दल बदल की जो राजनीति उस पर रोक नहीं लगी। और 2004 में 91वां संविधान संशोधन फिर लाया गया और इसमें व्यवस्था की गई कि भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय, चाहे उसकी संख्या 1 हो या अनेक हो, जो भी दल बदल करेगा उसकी सदस्यता जो है ऑटोमेटिकली जो है रद्द हो जाएगी। ये व्यवस्था की गई। तो भारतीय संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण पहचान है, महत्वपूर्ण उनके लक्षण हैं। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी पहचान है। इस लेक्चर के अंदर हम संविधान जो इतना विस्तृत है भारत का, उसकी सभी जो विशेषताएं हैं, सभी पहचान, सभी लक्षण हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। जो विशिष्ट पहचान थी, विशिष्ट लक्षण थे, उनके ऊपर ही हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। भारतीय संविधान की विशेषताएं अथवा लक्षण वाला ये जो लेक्चर है आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। और अगर किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। आप कमेंट को जो है तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज का ये लेक्चर जो है यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।